व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में कुछ बातचीत करना, या ज़्यादा न भी कहें तो उसके साथ ही साथ आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपका मैंने बचपन कैसे बीता, आप कहाँ रहे, पले बढ़े, आपको कौन सा माहौल थिएटर का मिला, क्योंकि इधर उत्तर प्रदेश में उस ज़माने में बहुत अनुकूल माहौल मिलना आसान काम नहीं था। फिर आप प्रारंभिक वर्षों में इट्टा के सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे, जैसे कि जानकारी हम लोगों को है। तो हम चाहेंगे कि हम बात की शुरुआत वहीं से करें, और आपकी व्यक्तिगत जो कार्य प्रणाली रही है, आपका व्यक्तिगत जो जीवन रहा है, आप जिन लोगों से इस लंबे 40 वर्षों के दौरान आप जिन लोगों के संपर्क में आए, नाटक के क्षेत्र में जिनका महत्वपूर्ण योगदान आपको लगता रहा है, उन बातों को हम आपसे जानना चाहेंगे। ये तो बड़ा भारी रेंज हो गया। हाँ, रेंज बड़ा हो गया, मगर हम लोग शुरू करें रेंज जहाँ तक पहुँच सके। और ये रेंज के अलावा ये जिसे कहते हैं पुरानी यादों की गलियों में खो जाने वाला सिलसिला है। ऐसा होता है ना कि हम लोग जो बूढ़े होते जाते हैं उनको अतीत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, बड़ा लगता है, क्योंकि भविष्य तो सामने बहुत थोड़ा सा दिखता है। इसलिए यूँ भी प्रवृत्ति होती है कि जो कुछ बीत गया है उसी के बारे में सोचें, उसी की याद करें। और आप तो उकसा रहे हैं पुरानी चीज़ों को याद करने की, उनकी चर्चा करने की। अतीत को याद करना अच्छा भी लगता है, और वो एक तरह से बड़ी यातना का भी काम है। आदमी अपने आप से साक्षात्कार करता है, जैसे नए सिरे से जिन चीज़ों से होकर गुजर आया है, यात्राएं जो समाप्त हो गई हैं, उनमें फिर से उनको जीना, उनके साथ रहना है, कभी उल्लास भी देता है और कभी बहुत फिर से जाने कहाँ पहुँचा देता है। इसे काम बहुत दिलचस्प है। इस बहाने शायद आदमी ऐसी बहुत सारी चीज़ों की याद कर सकता है जो वैसे इनसे सोचने का मौका भी नहीं। एक बात शायद आपको थोड़ी अचरज की लगे कि मेरा नाटक से संपर्क बड़ा अनायास ही हुआ। मेरी नाटक में न तो कोई दिलचस्पी थी, न उससे अपने प्रारंभिक जीवन में कोई संपर्क ही मेरा हुआ था। मेरा बचपन पहले आगरा में, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ बीता। व्यवसायी, सामान्य व्यवसायी परिवार, जिसमें पढ़ने लिखने का शौक़, मेरे पिताजी को तो पढ़ने का शौक़ था। स्वयं बहुत शिक्षित नहीं है वैसे, पर हैं पिताजी अभी भी? नहीं, अभी पिछले महीने उनका देहांत हुआ, सितंबर 5 को। तो पर उनको कितना शौक़ है पढ़ने का, ये तो फिर बाद के ज़िंदगी में मुझको उसका एहसास स्पष्ट हुआ। आगरा में जब हम लोग रहते थे तो पिताजी का जो व्यवसाय था वो मध्य प्रदेश, उन दिनों तो उत्तर प्रदेश ही था, मध्य प्रदेश के बॉर्डर सीमा रेखा पर एक जगह थी ओरछा के पास, बरुआ सागर, जो स्टेशन के पास ही, वहाँ उन्होंने अपना मकान वगैरह बनवाया था, वहीं पर रहते थे, वहीं से व्यवसाय करते थे। हम लोग 1926 के आसपास, 27 के करीब, फिर वहीं जाकर आगरा छोड़कर वहाँ रहने लगे। आगरा में एक घर बनाए रखते थे, पर रहना सहना सब वहीं हुआ। 6ठी, 7वीं, 8वीं की शिक्षा भी झांसी में हुई। तो फिर दोबारा फिर जब और आगे पढ़ने लिखने का सवाल हुआ तो हम आगरा आ गए। फिर बाद की शिक्षा हमारी एमए तक आगरा में ही हुई। उसमें भी बहुत सारे प्रसंग हैं, प्रकरण हैं कि बहरहाल तो नहीं, कुछ जो रोचक प्रकरण हो वो बताते चलिए। तो नहीं, मैं कह रहा था कि तो वहाँ उस बुंदेलखंड के
देहात में, स्टेशन के पास के उस वातावरण में मेरा बचपन बीता। पिताजी पत्रिकाएं मंगाते थे, साहित्य की कुछ चीज़ें इकट्ठी होती थी। आपका जन्म सन 1919 है। 19 किताबों में छपा हुआ है 1918। अच्छा। तो वो औपचारिक तारीख सरकारी वही हो गई, पर मेरा जन्म हुआ 16 अगस्त 1919 को आगरा में। तो वहाँ पढ़ने लिखने का कुछ सिलसिला शुरू हुआ। एक तरह की साहित्यिक अभिरुचि पैदा करने में आपको ये जानकर शायद बहुत दिलचस्पी हो, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रभाकर माचवे का है। अच्छा। हम लोग स्टेशन के पास रहते थे, वहाँ प्रभाकर माचवे के बड़े भाई वो स्टेशन मास्टर थे। अच्छा। तो शायद ये 32, 31, 30 इन्हीं सब वर्षों की बात होगी, 1931, 32, 30 में, जब ये याद नहीं है ठीक से। तब वो गर्मी की छुट्टियों में कभी आए थे, तो हम उम्र थे और वहाँ उनके लिए भी कोई और साथी नहीं था, मेरे लिए भी कोई इस तरह का साथी नहीं था। तो हम लोगों की जान पहचान हो गई, गपशप हुई, और फिर उनकी साहित्य में रुचि थी। कविता लिखते थे, तभी भी उस ज़माने में भी कविता लिखते थे, हिंदी में ही कविता लिखते थे, और चित्रकार थे। तो इन कलाओं में से पहला संपर्क सीधा मेरा प्रभाकर माचवे के माध्यम से। अच्छा। और उनसे और आपकी उम्र तो उस समय 12-13 साल की रही होगी बस? उनके भी 13-14 साल के बराबर उम्र के हैं हम लोग, शायद 1-8 साल का आप मुझसे बड़े हैं, और इतना ही फर्क। तो वो पढ़ने में आगे थे हमेशा से ही, शायद वो मुझसे पढ़ाई में शायद दो क्लास आगे भी थे, पर उनमें बहुत जिस एनर्जी का और सक्रियता का आभास आज भी आपको होता होगा उनके कथे में, वो उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा था। तो उससे साहित्य से परिचय हुआ उनके साथ, और फिर कविता में और दूसरी तरह के रचनात्मक साहित्य में रुचि हुई। उन्हीं के प्रेरणा से फिर पहली बार मैंने इलाहाबाद से कवियों के संकलन, पंत जी का गुंजन, पल्लव, महादेवी की प्रारंभिक पुस्तकें, निहार, रश्मि, ये और दूसरी तमाम बहुत सारी किताबें इलाहाबाद से मंगवाई और पढ़ना शुरू, और कविता लिखना शुरू। कविता लिखना आपका 13-14 साल, 12-13 साल की उम्र से शुरू हुआ? 12-13 साल की शुरू हुआ। और तो उस वक्त की कविता कुछ तो ये जो कवि जिनको लाकर पढ़ा उनकी नकल थी, और कुछ प्रभाकर की अपनी कविताओं की नकल थी। प्रभाकर बहुत लिखते थे, और जैसा अभी भी बहुत लिखते हैं। उनकी जो उर्वरता है उस ज़माने से ही वैसी ही, तो उनकी रचनाएं और उनकी उससे साहित्यिक रुचि हुई। हमारे ये कविता लिखने का क्रम आपका 50-55 तक तो नियमित रूप से चला होगा? हाँ, चला, लगातार ही चला। मगर अब इधर पिछले वर्षों में तो आपने नहीं लिखा कविताएं? तो नहीं लिखी तो, पर वो फिर छपने का कोई अच्छा मौका नहीं होता। अभी भी लिखते हैं? कभी लिखता हूँ। अच्छा। और शायद अंत तक एक संग्रह तो और छप ही सकते हैं। पर इस तरह से साहित्य से परिचय हुआ। जब मैं पर एक संयोग ये हुआ कि जब मैं 6ठी क्लास के लिए झांसी में जाकर पढ़ने लगा, तो मैं अपने चचा के साथ रहता था। वो झांसी की स्थानीय जो लाइब्रेरी थी, उसमें वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी थी उसमें वो काम करते थे, और उसकी जो लाइब्रेरी थी उसके द्वारा जो चलाई जाने वाली उसके वो सेक्रेटरी थे। तो आबाद गति थी एक बड़ी पुस्तकालय में, तो वो उनको किताबें पढ़ने का शौक़ था। वो किताबें घर लाकर पढ़ा करते थे। उनकी वजह से बहुत बार मैं उनके लिए किताबें लेने चला जाता था, फिर मुझको भी किताबें पढ़ने का शौक़ था। और मैं उस 3 साल में 6ठी, 7वीं, 8वीं मैंने बहुत पढ़ाई की होगी, मतलब उपन्यास और कहानी और जिस तरह की भी किताबें हाथ लग गई, बहुत पढ़ाई हुई। और आश्चर्य होता है कि आज के विद्यार्थी जो हैं वो मैंने अच्छा साहित्य कुछ पढ़ने की बात ही नहीं सोचते। मैं ये नहीं कह सकता कि वो सब अच्छा ही साहित्य था, पर साहित्य था जो कुछ भी लाइब्रेरी में उपलब्ध था मुख्यतः वो जाहिर है कहानी और उपन्यास और इस तरह की चीज़ें थी, पर उसमें जीवनियाँ भी थीं या कि
यात्रा का थोड़ा बहुत कुछ रहा होगा, तरह तरह की किताबें जो भी रही होंगी, जो कुछ मिला पढ़ने की जो भूख थी और एक ललक थी। और यहाँ तक कि लिखना का एक शौक़ एक तरह से शुरू हुआ था, पढ़ने का ये कि सुयोग मिला। उन दिनों में मैंने शायद 1-2 लंबी कहानियाँ या कि उपन्यास जैसे भी लिख डाले होंगे जिनका अब कोई ट्रेस नहीं है मेरे पास। मतलब ये एक लेखन की और साहित्य की दुनिया से ही मेरा परिचय था। कुछ रुचि संगीत में थी। अच्छा, ये तो हम लोगों को कहीं पता ही नहीं चला। नहीं, मेरी जैसा मैं आपको जानकर कई चीज़ें जानकर बहुत आश्चर्य होगा। तो संगीत में रुचि थी। मेरे पिताजी का गला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गाते थे। पूजा के लिए जाते थे, जैनियों में सवेरे पूजा करने जाते हैं तो जाते थे और गाकर बहुत अच्छा पूजा, मुझको भी हमेशा अक्सर ले जाते थे। तो उनके साथ साथ गाने का, पढ़ने का था। और वैसे भी मुझे संगीत अच्छा लगता था, सुनना भी। और सीखा आपने कभी? जी हाँ, सीखा। संगीत तो बहुत से, संगीत की तो एक बड़ी लंबी कहानी है मेरे जीवन में। तो संगीत में रुचि थी। तो संगीत की प्रारंभिक रुचि थी, हारमोनियम पर आप कुछ गाते हैं, बजाते हैं, इस तरह का कुछ थोड़ा बहुत चलता था। फिर मैं 9वीं क्लास के बाद फिर आगरा आ गया। आगरा आकर रहने लगे। हम लोग पुश्तैनी ताजगंज के रहने वाले हैं। अच्छा। पुराना परिवार है बहुत, जिसको मुग़ल ज़माने से ट्रेस किया जाता है, वहीं के रहने वाले हैं। जब मेरे ख्याल है उस वक्त जब ताज बना होगा, उसके आसपास जो बस्ती रही होगी वहीं के। तो वहीं मेरे पिताजी की बुआ रहती थी और तो घर में कोई था नहीं, मेरी दादी थी। तो प्रारंभ में वो वहीं रह रही थी पिताजी के साथ। तो मैं बुआ जी के साथ रहा 1 साल ताजगंज में और स्कूल में पढ़ता था। तो एक उस अजीब सी उस इमारत का, अजीब उसका, आज मेरे बचपन की स्मृतियों में बहुत सी उत्तेजक कुछ स्मृतियाँ हैं। उनमें से ताज की कि मैं बिताई गई बहुत सारी शामें हैं। तो वहाँ अक्सर ही हम लोग शाम को चले जाते। तो एक तरह से घर आंगन जैसा ही था वो स्थान। तो उसका एक कई तरह से बड़ा भव्य चित्र मेरे मन में है। हालांकि उसके पहले उस जगह का एक और भी अटपटा चित्र भी मेरे मन में है। हम लोग जब बरुआ सागर गए थे मध्य प्रदेश उसमें, वहाँ उसके जाने के बाद बहुत, जब मैं 4 साल का रहा हूँगा, तो मेरा एक छोटा भाई था। यानी एक प्रसंगवश ये बताऊँ कि मेरी ना तो कोई बहन है ना भाई, मैं एकमात्र संतान हूँ जीवित। एक भाई और हुए थे। वो 1924 में एक बड़ी बहुत बाढ़ आई थी आगरा में। उस बाढ़ के ज़माने में उन्हीं दिनों वो 2-3 साल का था बच्चा, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो स्मृति भी ताज के आसपास के स्मृति मेरे मन में जुड़ी हुई है। बहरहाल, तो जब मैं छात्र था तब ये वहाँ रहा और वहाँ कुछ संगीत और जानने वाले 1-2 लोग थे, उनसे परिचय। उसी ज़माने में मैंने वहाँ आगरा में, आपने सुना होगा कि पारंपरिक नाट्यों में भगत का एक बड़ा भारी स्थान, उसका बड़ा गढ़ था ताजगंज। वहाँ की भगत एक मशहूर भगत, वहाँ के भगत के गाने वाले, और वो उसमें एक ख़ास तरह से चौबोला गाया जाता है गढ़ में। आपको याद है? नहीं, मुझे याद नहीं है कुछ भी। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि वो देखने का उस ज़माने में मौका मिला। उसकी बहुत धुंधली स्मृतियाँ हैं अब भी, कैसे वो सड़क के दोनों तरफ पहाड़ बनाई जाती थी, पहाड़ मचान जैसा। अच्छा। तो ट्रैफिक पूरा, जैसे ये सारा यातायात नीचे चलता रहता था, तो ऊपर बनाते थे और उसके ऊपर ही उसका प्रदर्शन होता था। और दोनों तरफ की जो सड़क के दोनों तरफ के जो मकान हैं, उनके छज्जे, उनके दरवाजे, वो उसका हिस्सा बन जाते थे। वहाँ से लोग, अभिनेता आते जाते थे, लोग बैठे हुए वहाँ देखते भी थे। नीचे जाने वाले लोग भी दर्शक होते थे, चलते भी जाते थे। और वहाँ उसके ऊपर अच्छा, उन भक्तों की थीम क्या हुआ करती थी? पौराणिक थी और ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक कथाएं, हर तरह की कथाएं की जाती। तो उसमें जो लोग गाते थे वो लोग वहीं के थे, उनसे मेरा परिचय हुआ। और मैं, क्योंकि कुछ हारमोनियम बजाने गाने का मुझको भी शौक था, तो मैं उनसे थोड़ा सा मेरा घनिष्ठता हुई। तो इससे थोड़ी सी हमारे जो एक संभ्रांत परिवार था उसमें खलबली मची कि ये तो रुचि बहुत अच्छी नहीं है, पढ़ना लिखना तक तो ठीक है पर ये बहुत अच्छा नहीं। तो पर मेरे पिताजी
उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, पर हमको पढ़ाया, पढ़ने की पूरी छूट दी। कभी इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया कि हम पढ़ना छोड़कर व्यवसाय में की ओर प्रवृत्त हों। और पढ़ने के लिए हमने जो कुछ भी, जिस तरह की भी सुविधा या कि जो कुछ भी चाहा कभी भी, उसमें कभी उन्होंने मना नहीं किया। तो संगीत के मामले में भी वो उदार थे। थोड़े चिंतित अवश्य होते थे कि ये एक किस तरफ रुझान हो रहा है, पर बहरहाल संगीत से वहाँ थोड़ा सा जो लगाव था थोड़ा और गहरा हुआ। 1 साल में वहाँ रहा। उसके बाद फिर हम लोग जहाँ पर मकान था आगरा में, विलियमगंज जगह, तो वहाँ आकर फिर रहने लगे। दादी मेरी आ गई, वहीं हम लोग फिर दोनों साथ ही रहे। और उसके बाद मेरी सारी शिक्षा वहीं रहकर की। और उसके बाद कविता और संगीत, ये 2 मुख्य प्रेम रहे। बहुत बार मैं सोचता रहा हूँ कि शायद मेरा ज़्यादा गहरा लगाव और आकर्षण मेरे मन में संगीत के लिए था। संगीत बहुत आकर्षण था और मैं बहुत उससे प्रभावित होता था, हमेशा होता था। मगर उसमें कभी शिक्षा प्राप्त करने की वही बता था। शिक्षा हुई ना उसमें थोड़ी देर बाद में। मैं कविता का मेरा ये जो रुझान था, वो जैसे मैंने कहा कि उसके पीछे प्रभाकर ही थे, वही प्रेरणा बनी रही। जब हम 10वीं तक पढ़ाई तक भी कविता करते थे, कविता लिखते थे और कविताओं को लेकर थोड़ी सी में एक तरह की प्रतिष्ठा सामान्यतः स्कूली वातावरण में मेरी बनी थी। जब मैं जिस स्कूल में था वहाँ इस बात को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित होता था और मैं संगीत सीखने की कोशिश करता था। संगीत अभी तब तक मैं अपने आप ही अपनी ही कोशिश से सीखता रहा। 10वें दर्जे के आसपास एक शिक्षक, वहाँ पर एक शास्त्रीय संगीत के शिक्षक थे, सप्तर्षि। आजकल फिर बाद में ये लोग यहाँ आ गए, वो वायलिन बजाते हैं और पंडित कृष्णराव शंकरराव पंडित कृष्णराव जी के शागिर्द थे। वो एक स्कूल जैसा चलाते थे वहाँ हमने सीखने के लिए जाना शुरू किया और उनके साथ सीखना। और फिर वहाँ उन्हीं दिनों एक वर्ष में एक बार एक बड़ी भारी संगीत की कॉन्फ्रेंस होती थी, शास्त्रीय संगीत की, 5-6 दिन जाती थी। और वो उसके बाद ये 6-7 साल MA करने तक हर वर्ष मैंने वो संगीत की वो कॉन्फ्रेंस मैंने उसमें शामिल हुआ और बड़ा गहरा मैंने बड़े सब महत्वपूर्ण जो संगीतकार हैं, गायक और वादक हैं, उन सबको सुना। जैसे मैंने संगीत से बहुत गहरा लगा और मैं खुद फिर मैंने सीखा, गायन भी सीखा, वादन सीखा, हारमोनियम बजाना विशेष रूप से और तबला बजाना, जल तरंग बजाना, बहुत सारी चीज़ें सीखी। हारमोनियम में जब मैं छात्र था BA का, तब अपने कॉलेज के में सबसे अच्छा हारमोनियम बजाने वाला माना गया था और एक उत्तर प्रदेश का एक पूरा एक कंपटीशन जैसा होता था उस ज़माने में, उसमें मुझको प्रथम पुरस्कार मिला था। और वो अभी भी, जैसे माँ मेरी कहा करती हैं, रेखा भी कहती हैं कि वो जो उस ज़माने के संगीत के लिए मुझे वो मेडल इधर बिखरे पड़े रहते हैं। तो संगीत नियमित रूप से सीखा, बल्कि बाद में और जब शौक़ हुआ थोड़ा, तो संगीत की विधिवत शिक्षा के लिए हारमोनियम में ही बिहार के बड़े मशहूर हारमोनियम बजाने वाले थे मुनीश्वर दयाल। अच्छा। ठुमरी अंग से जो हारमोनियम बजाते थे। अच्छा। ठुमरी के साथ हारमोनियम का एक विशेष संगत का वो भी की परंपरा भी, तो उनके शागिर्द बने, बाकायदे गंडा बनवा कर उनके शागिर्द भी बने। वाह, तो ये सब तो हम लोगों को पता ही नहीं था कभी आपकी इस रुचि के बारे में। तो और फिर नियमित रूप से संगीत सीखा, जो 2 साल तक गायन की बिल्कुल नियमित शिक्षा दी। उस दिन ये आगरा घराने के जो शिक्षक थे, दीपाली तालुकदार के जो शिक्षक थे, बशीर खान, उनसे भी कुछ सीखने की कोशिश की, पर वो फिर चल नहीं सका बहुत सारे। क्योंकि जब मैं संगीत में, कविता में रुचि ले रहा था, तो मुख्यतः एक रूमानी तबीयत के कवि की
मानसिकता थी। जब मैंने कॉलेज में प्रथम वर्ष में मैंने प्रवेश किया, उसी वक्त प्रभाकर भी एमए करने के लिए फिलोसफी में आगरा आ गए थे। अच्छा। हम लोग बहुत पुराने गहरे मित्र थे, तो साथ साथ बहुत योजना और इस तरह की कार्रवाई होता सब था। पर वो मुझको अक्सर मेरी इसके लिए आलोचना भी करते थे प्रभाकर कि ये जो रूमानियत, एक बोहेमियन, गैर जिम्मेदार, एक अपेक्षाकृत संपन्न परिवार से आए हुए लोगों की विलासी वृत्ति है कविता है, साहित्य, कोई बहुत गंभीरता नहीं है, सब उनका ख्याल था। बहरहाल पर मुख्य यही ध्यान। फिर ये सब करते करते तो सन 40 तक, अभी 40 नहीं आए, अभी 40 मैं प्रारंभ ये कॉलेज के प्रारंभिक दिनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सूत्र हैं कई जो जिनसे आगे सारी चीज़ें निर्धारित हुई। मैंने फिर उसके बाद पिताजी चाहते थे कि और आगे शिक्षा पर हो। उन दिनों ये भी था, हमारे परिवार का एक तरफ बड़ा राष्ट्रीय वातावरण था। पिताजी बहुत लंबा अर्सा था हम लोग सब घर में खादी पहनते थे। मैंने बचपन में 9 वर्षों तक ले चला यही सूत का था, और वो सब एक तरह का वातावरण वो भी था। इस तरह पिताजी फिर भी सोचते थे कि अच्छी नौकरी करना चाहिए, ICS या PCS में बैठना चाहिए, इसके लिए भी। ये 1-2 तरह के जो विरोधी उस ज़माने के सूत्र हैं वो मेरी ज़िंदगी से गुजरे। तो उसी के दौर में दूसरी तरह की पढ़ाई हुई, पढ़ने में कुछ रुचि बनी। 2 बार मैंने कोशिश की इंटरमीडिएट के बाद भी कि इलाहाबाद जाकर, क्योंकि अगर ICS में जाना है तो इलाहाबाद जाना चाहिए। तो इलाहाबाद में जाकर एडमिशन लिया, एडमिशन हो गया था, पर मुझको कॉलेज अच्छे हॉस्टल में जगह नहीं मिली। जैन हॉस्टल में जगह मिली थी, मुझको वहाँ अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम लौट आए। फिर आकर आगरा में ही पढ़ते रहे। BA करने के बाद आपने MA हिंदी में किया या अंग्रेजी में किया? BA करने के बाद फिर एक बार कोशिश की कि जाएँ वहाँ। तो जब उस दूसरी बार एडमिशन की सूचना मिलने में बहुत देर लगी, तब तक हमको आगरा में ही एडमिशन फिर लेना पड़ा, और फिर आगरा ही, मतलब अंततः आगरा में ही शिक्षा पूरी हुई। BA के तीसरे वर्ष मैंने BA का पहला वर्ष समाप्त करने के बाद प्रभाकर में एक बड़ी लंबी साहित्यिक यात्रा पर निकले थे। कभी आपसे बात करेंगे प्रभाकर से तो आपको वो बताएंगे कि हम लोग एक राउंड टूर टिकट उन दिनों होते थे। प्रभाकर में दोनों तमाम जगहों पर गए, जिनमें कलकत्ता भी शामिल था। वात्स्यन जी थे, बनारसीदास जी थे, और हम लोग सारा उत्तर भारत और UP इधर उठते हुए, और वहाँ से फिर लौटकर जबलपुर आकर शायद मैं बीमार पड़ा था, तो यात्रा बीच में से टूट गई थी। मुंबई होकर होने वाली थी, पूरी नहीं हो पाई थी। तो वो एक साहित्यिक यात्रा जिसमें बहुत सारे लोगों से, क्योंकि प्रभाकर के संपर्क बहुत साहित्यिक थे, उसी समय बन गए थे संपर्क, उनके साहित्यिक संपर्क। अच्छा, उनके वजह से भी, और कुछ मैं स्वयं भी फिर लोगों से परिचित हुआ अपने आप, जैन जी से या कि दूसरे लोगों से, वात्स्यन जी से, इन सब लोगों से परिचय उसी ज़माने में। तो BA का अंत होते होते मेरा भारत भूषण अग्रवाल से परिचय। दोनों कवि थे, कवि गोष्ठी में ही या कि शायद कवि सम्मेलन में कहीं पर हम लोग मिले, तो फिर बहुत गहरे मित्र हुए। उस मित्रता का परिणाम कुछ एक बड़ा प्रासंगिक ही है, पर कैसा हुआ कि वो, मैं आगरा कॉलेज में पढ़ता था, वो सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ते थे। वहाँ सेंट जॉन्स कॉलेज के लोगों से मेरा संपर्क बढ़ा। वहाँ प्रकाश चंद्र गुप्त नाम सुने होंगे, जो वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, उनसे संपर्क भारत भूषण की वजह से हुआ। और उन्हीं दिनों में, BA के उन्हीं दिनों में वात्स्यन जी से अचानक एक बार दिल्ली में भेंट हुई। पहले हम उनसे बहुत पहले मिले थे, 2-3 साल पहले, जब 1 साल आगरा रहे थे तब, और बहुत संपर्क नहीं था। वहाँ भी मुलाकात हुई थी कलकत्ते में, पर फिर एक दिन दिल्ली में मुलाकात हो गई, और एक बड़ी अंतरंगता प्रारंभ हुई। उनके घर में रट गए, फिर आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया उनके साथ। वो BA का जो अंतिम वर्ष है, मैंने दूसरे वर्ष जिसे कहना चाहिए, वो मेरे ज़िंदगी के में मोड़ का वर्ष। मेरी रुचि व्यापक सामाजिक प्रश्नों में हो। मैं उधर संगीत में और कविता में तो उतना ही इन्वॉल्व था। वही दिन है, वो वर्ष हैं जिनमें मुझको संगीत में जो कुछ भी हासिल हुआ, थोड़ा बहुत
नाम हुआ, मेरा प्रतिष्ठा हुई। पर साथ ही मैं दूसरी तरह की चीज़ों में एकदम उलझ गया और फिर एक पढ़ाई का एक दूसरी तरह का दौर हुआ शुरू। इसमें दर्शन, समाजशास्त्र, मार्क्सवाद, कम्युनिज्म, अर्थनीति, ये जो मार्क्सवाद पढ़ने के साथ साथ ही जो पूरे सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में पढ़ाई हुई, तो जो मेरा बोहेमियन रोमांटिक रूमानी आदमी की जो इमेज थी वो पूरी तरह टूटी और मैं एक जैसे कहा जा सकता है कि बुद्धिजीवी किस्म का व्यक्ति बनने लगा। पढ़ाई बहुत हुई। आपके पिताजी को इससे कुछ जानकारी तो हुई होगी कि वामपंथी विचारधारा कोई राष्ट्रीय विचारधारा तब तक नहीं हुई थी ये बात। जानकारी उनको बहुत बाद में हुई उसकी। पर वात्स्यन जी का संपर्क, कुछ प्रकाश चंद्र गुप्त का संपर्क, मार्क्सवादी विचारधारा से परिचय, इन सब चीज़ों में मैं एक दूसरे तरह का मेरा एक जिंदगी का एक दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। अच्छा, इसमें ये सूत्र मैंने आपको अभी कहा, पर इस बीच मेरे तो विवाह हो चुका था। अच्छा। विवाह हुआ था मैं जब मैंने 10वां दर्जा पास किया था। मेरी उम्र थी 17 वर्ष की। अच्छा। और रेखा की 12 वर्ष की। अच्छा। और इस बीच बीए तक में, बीए के अंतिम वर्ष में मेरी सबसे बड़ी बेटी हुई। अच्छा। और ये जो विचारों में और मान्यताओं में और जीवन की दृष्टि में जो परिवर्तन हुआ, उससे परिवार के साथ एक दूसरे तरह का संघर्ष हुआ। पूरी उदारता के बावजूद मुझे लगा कि सामाजिक वातावरण जो है बहुत दम घोंटने वाला है, इसमें से निकलना बहुत जरूरी है। रेखा जी के साथ भी प्रॉब्लम हुआ या दूसरे लोगों के साथ? वो कारण था बहुत बड़ा। अच्छा। क्योंकि मुझको ये में एहसास हुआ कि ये जो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं कि ये दो तरीके हो सकते हैं कि मैं अकेला ही अपनी इस मुक्ति का जो रास्ता में तलाश कर रहा हूँ, कम्युनिज्म या कि सामाजिक क्रांति की जो बात है मन में परिवर्तन की, मैं अकेले ही अपने लिए चाह सकता हूँ या कि इसमें रेखा को भी शामिल करना चाहिए। उस वक्त ही निर्णय मन में ये एक बार मैंने किया कि नहीं, अगर हम सचमुच इसमें यकीन करते हैं ईमानदारी से, तो ये तरीका कोई बहुत ठीक नहीं है। उनको साथ लेकर ही इनको चाहिए, छोड़ के इनको चलना तो मतलब अलग दूसरी ज़िंदगी चली जाए, साथ लेकर चलना चाहिए। पर उसका मतलब ये था कि पूरे सामाजिक परिवेश से संघर्ष, विद्रोह। और उस समय तो उम्र भी कम ही थी आपकी, और कोई अपना आप आत्मनिर्भर अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए सवाल ही नहीं था। और उसकी, क्योंकि मैं अकेला ही बेटा था परिवार में, तो इसलिए उसकी चिंता भी नहीं थी कुछ खास। पर सामाजिक स्तर पर संघर्ष हो, रेखा को पर्दे से बाहर लाया जाए, उसकी शिक्षा, 4वीं 5वीं क्लास तक पढ़ी थी, उनकी शिक्षा हो, नई जिंदगी में प्रवेश हमारे साथ, तो इससे फिर परिवार में माता जी से और दूसरे लोगों से, पिताजी किसी हद तक उदार थे, पर धीरे धीरे उनको मन में इस बात से प्रतिरोध। तो अब देखिए कि ये जो वो दौर है, 3-4 वर्ष का मैंने MA किया, तब तक ये सब चीज़ें एक क्राइसिस के पॉइंट तक आ गई सब। उस बीच राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया, वामपंथी राजनीति में। सक्रिय राजनीति नहीं थी, पर उसका जो कम्युनिस्ट आंदोलन का एक दूसरा पक्ष होता है, उनमें तो गैरकानूनी थी कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसका जो भूमिगत पक्ष होता है, उससे मेरा संपर्क। अच्छा। आप पार्टी के मेंबर थे क्या? बाद में हुआ, कलकत्ता जाकर हुआ। अच्छा। पर उनसे संपर्क था। और मैं प्रगतिशील लेखक संघ का सेक्रेटरी था आगरा का। और यानी जो 41 में जब 39 की या लड़ाई शुरू होने के बाद 41 में जो सिचुएशन थी, वो ये थी कि मैंने MA किया और ये कि हम अब और ज़्यादा वहाँ रहेंगे, आगरा तो जेल से बाहर नहीं रह सकेंगे। बहुत जो सूत्र थे उससे जुड़े हुए थे इन तरह से। तो MA करने के, और दूसरा ये कि जब तक रेखा को हम वहाँ से उस वातावरण से नहीं निकालना है, तब तक पूरी मुक्ति नहीं हो सकती। हम जो चाहते हैं वो होगा नहीं। एक बार ये भी कोशिश की कि अलग घर रह कर रहे हैं, इसको लेकर बहुत संघर्ष हुआ परिवार से। कुछ दिन रहे भी, पर वो फिर बहुत व्यावहारिक नहीं हो सकता। आगरा में ही एक अलग घर लेकर रहे हैं, वो ज़्यादा
ज़्यादा मुश्किल तकलीफ तकलीफ था सबके लिए। फिर मैंने एमए पास करने के बाद सन 41 की सितंबर अक्टूबर में शुजालपुर में एक टीचर की एक जॉब थी, वो मैंने स्वीकार की। और मैं देखा, सब तक एक और बच्ची हो चुकी थी, रश्मि। तो बड़ी, सबसे बड़ी बेटी तो पिताजी के साथ ही रहती थी, और तो कोई था ही नहीं घर में वाला बच्चा। और छोटी मेरे साथ थी रश्मि। रश्मि 1 साल की थी, नहीं आधे साल, 6 महीने मैं और रेखा आगरा छोड़कर उज्जैन के पास उस गांव में चले गए, जहाँ पर मैं शिक्षक हूँ। 40 रुपये महीना वेतन था। और तो उसके 2-3 कारण थे, जैसे मैंने कहा। एक राजनीतिक कारण भी था कि आगरा बहुत निरापद नहीं रह गया था। निजी छुटकारा इन चीज़ों से पाना बहुत ज़रूरी था, सामाजिक उससे रेखा के लिए बहुत ज़रूरी था। मेरे लिए चाहे उन्होंने भी था, पर रेखा के लिए बहुत ज़रूरी था। वहाँ ही मेरा मुक्तिबोध से संपर्क हुआ, वो जो एक बहुत बड़ा सूत्र है मेरी जिंदगी का। आप चाय पीते चलिए। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारी निजी बातें कह रहा हूँ। नहीं, आप कहते चलिए ना, कोई हर्जा नहीं, बोलते चलिए। तो कभी तो कहीं लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं शुजालपुर में 1 साल में हम लोग 41 में मैं पहुंचा, और 42 में फिर वहाँ से चले आए थे। 1 साल वहाँ रहे। वहीं मेरे जाने के बाद ही मेरे प्रयास से मुक्तिबोध फिर वहाँ उस विद्यालय में आए। छोटा सा स्कूल था गांव में। उसके जो अध्यापक थे, प्रधान अध्यापक, वो गांधीवादी एक विचारक थे। डीएड थे बनारस विश्वविद्यालय से, उन्होंने किया था। वो सब छोड़कर वहीं आकर 40 रुपये महीने पर करते थे। मुझे वो उन्होंने कहा कि तुम भी वहाँ आ जाओ, और मैंने स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझको 45 रुपये मिलते थे, वो हेडमास्टर थे, उनको 40 मिलते थे। पर और हम लोग, वो डॉक्टर जोशी, नारायण विष्णु जोशी, फिर बाद में मुक्तिबोध भी आ गए, और मैं, हम लोग तीनों एक भिन्न प्रकार का एक बौद्धिक वातावरण। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस बीच में मेरे उसमें एक पूरी तरह से बुनियादी परिवर्तन व्यक्तित्व में हो गया है। जो एक रूमानी एक कवि था, वो बदल कर कोई दूसरे तरह का व्यक्ति बन गया। कविता तभी लिखी जा रही थी, और साहित्य में इन्वॉल्वमेंट जो था और भी गहरा था, पर वो दूसरे तरह का व्यक्ति। इस बीच में प्रभाकर से उन्हीं दिनों थोड़ा सा, इसीलिए उनका विचार गांधीवादी विचार थे। हालांकि एक तरह की उनमें भी रेडिकलनेस भी थी, प्रगतिशीलता तो थी, हमेशा थी। पर ये जो तार सप्तक के कवियों में प्रभाकर जी भी थे ना? अच्छा। वात्स्यन जी से उन दिनों बहुत मेरी गहरी घनिष्ठता हुई। और वहीं पर जब हम लोग, शुजालपुर में मैं था, उन्हीं दिनों उज्जैन में कहीं एक योजना बनी तार सप्तक की। जो तार सप्तक की योजना असल में हम 4 लोगों की ही थी। वात्स्यन जी को उससे कोई संबंध था नहीं। अच्छा। प्रभाकर, मैं, ये मुक्तिबोध, और एक और मध्य भारत के व्यक्ति थे, प्रभाग चंद्र शर्मा। अच्छा। ये उसमें मूल योजना में वो भी थे, फिर वो उनकी कविताएं, वो और वीरेंद्र कुमार जैन के लोग जो फिर दूर बाद में नहीं आ सके। तो किताब कैसे छपे ये हुआ, तो मैंने कहा कि हम इसका जिक्र, फिर मैंने कहा वात्स्यन जी से करेंगे। एक तरह का उस जमाने के आप बौद्धिक नेतृत्व जैसा एक पूरे समुदाय का, उसकी जिम्मेदारी जैसी मेरे ऊपर थी लगभग। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं प्रगतिशील लेखक संघ का वहाँ का स्थानीय सेक्रेटरी भी था, और जो लोग उस वक्त प्रगतिशील आंदोलन में या कि इस इलाके के कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों में, या कि जो लोग थोड़े आगे आ गए थे, उनमें एक मैं भी था। हाल ही में अब ये मुक्तिबोध के साथ मेरा जो पत्र व्यवहार है वो प्रकाशित हो रहा है राजकमल से। आप उसे पढ़ेंगे कभी तो आपको इस पूरी जिंदगी के इस दौर का कुछ चीज़ों का आभास और होगा। वहाँ ये मैंने कहा कि हम ये कोशिश करते हैं कि इसको प्रकाशित कर सकते हैं। तो वात्स्यन जी से आकर मेरी बहुत मित्रता थी। मैंने दिल्ली में उनसे जिक्र किया, जब मैं उनको ये विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम अच्छा इसको प्रकाशित करने की बात करें। प्रारंभ में उनके उसमें शामिल होने की कोई बात नहीं थी, पर ये सुझा कि ये हो रहा है। तो उनकी तो कविता संग्रह भी निकल चुकी थी और किताबें निकल चुकी थी, बहुत प्रतिष्ठित थे। हम लोग सब नए लोग ही थे, किसी की भी कोई और किताब नहीं छपी थी। तो उनसे भी कहा गया, वो उसके लिए तैयार भी हुए, और उनके सुझाव पर 1-2 और लोग भी, जैसे रामविलास शर्मा, उन्हीं के सुझाव पर उसमें शामिल हुए थे। केदारनाथ सिंह, उसमें ये लोग थे, वात्स्यन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध,
मैं प्रभाकर, 5 गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल 7 ये साथ थे। तो भारत भूषण अग्रवाल भी प्रारंभिक उसमें नहीं थे, बाद में वो भी जुड़े। तो पहले में 4 मध्य भारत के ही लोग थे। मालवा में जो लोग थे, हाँ, वहीं जो लोग मित्र वही लोग होने वाले थे। और 7 थे भी नहीं, 7 का नंबर भी वैसे ही फिर बाद में वो इस तरह से सूझा कि सब तक, हाँ। संगीत का एक जो उसमें सूत्र जुड़ा हुआ था, उससे वो सब तक। तो वो फिर योजना बनी। साल भर हम वहाँ रहे। 42 का आंदोलन चढ़ने के बाद वहाँ स्थिति थोड़ी सी वहाँ भी कठिन रही, क्योंकि हमारे विचार तो दूसरी तरह के थे। और वहाँ वो एक जगह एक तरह का वामपंथियों का अड्डा जैसा बन गई। ये लोग सब डॉक्टर जोशी गांधीवादी थे, मुक्तिबोध की कोई ख़ास राजनीति में इतनी सक्रिय रुचि नहीं थी, दार्शनिक किस्म के स्वभाव के व्यक्ति थे। पर ये लोग सब उसी इस 1 साल के मेरे वहाँ ठहरने में ही कम्युनिस्ट मार्क्सवादी बने। तो वो जगह बहुत, जिसे कहते हैं, गर्म हो गई। और वहाँ आंदोलन के बाद में ठहरना ज़्यादा आसान नहीं था। दूसरे हमको ये भी लगा कि हम लोग अपनी एनर्जीज़ को, शक्ति का इस छोटी जगह में क्या कर रहे हैं, दूसरी तरह एक बड़े जगह में जाना चाहिए जहाँ हम अपने कुछ कर शक्ति का और समझ का कुछ बेहतर उपयोग कर सकें। हम लोग ये जो तरीका है ज़िंदगी बताने का, तो हम लोग डिस्पर्स अलग अलग जगह के चले गए। और मैं कलकत्ता 42 में। अच्छा। कलकत्ता जाने का सूत्र था, भारत भूषण वहाँ थे। हाँ। MA करने के बाद मुझसे पहले ही कलकत्ता आगरा छोड़कर भारत भूषण जा चुके थे कलकत्ते। पहले वो समाज सेवक में संपादक वो हुए थे, संपादक। बाद में फिर मारवाड़ी फेडरेशन के सेक्रेटरी हुए, फिर बाद में फिर किसी एक व्यवसायी संस्था के सेक्रेटरी हुए। उनका बड़ा आग्रह था कि हम वहीं आ जाएं। हम कलकत्ता चले गए। घर से संपर्क एक तरह से टूट गया है, पर क्योंकि मैं अकेला ही हूँ तो बहुत से टूट नहीं सकता था। बीच में हम लोग जाते रहते थे और वो संघर्ष करीब अगले 10 साल तक चला, लगातार चलता ही रहा। आना जाना भी रहा और तनाव भी रहा बहुत। कलकत्ता में चला गया। 43 के शुरू में भारत भूषण की शादी हुई रेखा की छोटी बहन से। और फिर वो भी हम लोग चारों, फिर शुरू में तो रेखा नहीं गई थी मेरे साथ, बाद में हम लोग चारों कलकत्ता ही जाकर गए। और एक तरह समझिए कि 42 से और 43 पूरा, 44 के शुरू में हम कलकत्ता में छोड़ा। तो कलकत्ते में और सक्रिय संपर्क जो कम्युनिस्ट विचारधारा, दोनों में कम्युनिस्ट पार्टी तो थोड़ी सी लीगल हो गई, उसकी जो पुरानी स्थिति थी उसमें फ़र्क हुआ 42-43। तो वहाँ का जो कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर था उसमें काम करते थे और दिन में नौकरी करते थे। मैं बिल्डर में किरपुरम कॉटन मिल में काम करता था। भारत भूषण किसी और दूसरे, उन दिनों शायद खेतान में आ गए थे वो। 1 साल भर मैंने वहाँ काम किया भूषण कॉटन में। अच्छी एक जगह थी वो। तो क्या आपका एकता से संपर्क वहीं कलकत्ता में हुआ? कलकत्ता से। अच्छा अच्छा। अभी तक देखिए नाटक कहीं नहीं है तस्वीर में। हाँ, कहीं नहीं है। साहित्य है, संगीत है, हाँ, और राजनीति है, मार्क्सवाद है, पर हाँ। नाटक कहीं नहीं है। वहाँ कुछ संपर्क हुआ। रेखा भी इस बीच में थोड़ी उनकी शिक्षा हुई। कलकत्ता में ही उन्होंने 9th तक पढ़ी। वो दोनों बिंदु साथ ही पढ़ती थी मारवाड़ी विद्यालय में। तो वहाँ विवेकानंद पर नहीं, बांसतल्ला वही था, मतलब मारवाड़ी बालिका विद्यालय बांसतल्ला, बहुत पास। बाद में आपको मालूम होगा उसी 203 नंबर में हम लोग गए और जाकर के 8 साल वहाँ पर रहे। और मारवाड़ी बालिका विद्यालय में ही मैंने भी मैट्रिक वही कलकत्ता में जाकर के उसी विद्यालय से किया। तो वहाँ प्रिय ये लोग भी पॉलिटिक्स में काम करती, रेखा विशेष रूप से मजदूरों में या किसी स्त्रियों में वो भी काम करती थी। और मैं स्वाधीनता जो पत्रिका निकलती थी उसमें काम करता था, और बाकी दिन में ये। और वहाँ उन्हीं दिनों में, क्योंकि वहाँ 46 नंबर धर्मतल्ला में फ्रेंड्स ऑफ द सोवियत यूनियन का वो दफ्तर होता था, कम्युनिस्ट पार्टी का। अच्छा। वो सांस्कृतिक जो बंगाली सांस्कृतिक जो लोग संस्कृति जीवी थे, उनका अड्डा वही था, फ्रेंड्स ऑफ 46 धर्मतल्ला। वहाँ ये संगीत और नृत्य नाटक वाले लोगों से मिलना, वही पहली बार शंभू मित्र से मिला। अच्छा
शंभू मित्र से मुलाकात मैंने 43 में आपकी हुई। 43 में, अच्छा 42 के अंत में, 43 के प्रारंभ में, अच्छा मध्य में 40 में मुलाकात हुई वहीं पर। तो पार्टी में काम तो करते थे, पर एक तरह का दूसरी तरह की ग्रोथ भी हो रही है, एक तरह की और समझ के, जो जितना एक तरह का आदर्शवादी दृष्टिकोण था, हर चीज़ अच्छी लग रही थी, उसकी वजह थोड़ी सी क्रिटिकल स्थितियाँ सब ऐसी जैसी लगती थी वैसी नहीं। असल में ज़िंदगी यथार्थ थोड़ा सा और भी ज़्यादा उलझा हुआ, जटिल और दूसरे तरह का होता है। बहरहाल हम, मेरा और शंभू मित्र का की घनिष्ठता तब शुरू हो गई। हम लोग थोड़े से सिनिकल, थोड़े से टेंजेंशियल जिसे कह सकते हैं, एक तरह की जो कुछ घट हो रहा है, वो लोग कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, इनकी रुचियाँ कैसी हैं, इनकी असल में साहित्य की, कला की क्या ज़रूरत है, इन चीज़ों को लेकर एक समानता विचारों की, भावनाओं की, प्रतिक्रियाओं की, रुचियों की। और आपने शायद ध्यान दिया हो कि जो मेरी किताब है रंग दर्शन, वो शंभू मित्र को डेडिकेटेड है। उसमें मैंने यही लिखा है कि परनिंदा सुख से जो मित्रता प्रारंभ हुई, अच्छा दूसरे लोगों की तरह तरह की टांग खींचने की और चर्चा करने हम लोग अब करते रहते थे, और इसी प्रक्रिया में एक दूसरे के पास में अक्सर हम लोग नीचे जाकर, कमलालय होता था नीचे, हाँ। उसके चाय की दुकान में बैठकर चाय पीते रहते थे, ऊपर आते थे। अच्छा, ये कमलालय वाली बिल्डिंग थी? कमलालय के सामने वाली जो बिल्डिंग। अच्छा, कमलालय के सामने वाले। अब तो खत्म हो गया। खत्म हो गया सब। वो मैं 43 की बात कर रहा हूँ, 40 साल हो गए। नहीं, मैंने अभी 15 साल पहले तक कमलालय था। कमलालय अभी भी शायद बिल्डिंग बिकी नहीं है, मगर बहुत वर्षों तक तो मैंने देखा बंद पड़ी हुई थी। अब क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो वहाँ फिर से संगीत से एक दूसरी तरह का संपर्क हुआ, और नाटक से संपर्क शुरू हुआ। अब भी ये संपर्क देखने का ही था। मैं देखने एक बंगला नाटक देखा, बंगला मैंने पढ़ी थी, सीखी थी जब मैं छात्र था, तभी पढ़ा था सारा। टैगोर और शरदचंद्र ये सब लेखक बंगला में ही तभी पढ़े थे। वहाँ आकर बोलने का भी अभ्यास हुआ, सीखने का, बंगला को ज़्यादा समीप से जानने का भी मौका मिला। और कुछ नाटक देखने का भी अवसर हुआ। 43 का अंत होते होते तक मेरा मन कलकत्ता से उचट गया। अच्छा, क्यों? उसमें बहुत से निजी कारण भी थे। अच्छा। एक ये भी था कि ये मैं जो नौकरी कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, या छोड़ दूँ इसको, पूरी तरह से पार्टी का राजनीतिक काम करूँ, या साहित्य जिसमें मेरी रुचि है उसको करूँ। 43 के अंत तक वो 50 तक निकला, आपको याद स्मरण होगा। 43 के अंत में, 44 की बिगिनिंग में कलकत्ते में ही छपा है। कौन सा? तार सप्तक। अच्छा, तार सप्तक। अच्छा, कलकत्ते से छपा है? कलकत्ते से छपा। अच्छा, पहला। और मैंने ही वो सारे प्रूफ देखे, पूरा प्रेस में काम मैंने नहीं किया था। पासचंद जी ने उसके साधन जुटाए थे, पर मैंने उसके पूरे छपाई सारा काम मैंने किया। वो वहाँ पर बड़ा बाजार में ही कोई हरिजन रोड पर कोई प्रेस था, उसमें छपा। अच्छा। 43 तक वो निकल गया। हाँ, तो नवंबर 2 नवंबर में मुझको लगा कि छोड़ देना चाहिए। उसको बसंत कुमार बिरला इंचार्ज होते थे उसके, कोई शाम को उन्होंने कहा भी क्यों छोड़ना चाहते हो, कुछ और चाहिए, कोई और ज़्यादा अच्छी जगह नहीं। बहुत मेरे तक प्रतिष्ठा ही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझको मेरी कोई रुचि नहीं किसी। मुझे ये लगा कि अगर यही करना है तो मैं अपने परिवार का भी व्यापार कर, ज़्यादा चाहिए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या मेरी ज़िंदगी से, ना ये राजनीति है, ना ये साहित्य है, ना सचमुच बिजनेस है, मेरे लिए ये क्यों जरूरी है। व्यक्तिगत दिक्कतें भी थी। तो फिर हम कहा जाते हैं वापस यूपी में लौट कर करेंगे, ये हम विदेश में हैं, हमारे लिए सूट जगह नहीं है। अच्छा, आपने वहाँ कलकत्ते में उस जमाने में शिशिर बाबू वगैरह के नाटक देखे? शिशिर बाबू का नाटक तो नहीं देखे, पर मनोरंजन बाबू के अच्छा। और एक दो व्यवसायी कंपनियों के अच्छा देखे, और जो एमेच्योर लिफ्टा वगैरह की जो होती थी वो तो बहुत सारे देखे। तो जब ये 43 तो बंगाल के अकाल वाला तो बहुत ही एगोनी और उसका तकलीफ, और ये हुआ उसी दिनों के उसकी एक टूट जाएगा इप्टा से संपर्क 46 धर्मतल्ला में थोड़ा थोड़ा हुआ था, पर मेरा संपर्क साहित्य से ज़्यादा था।
अच्छा। एंटी फैसिस्ट राइटर्स एसोसिएशन से हाँ। अधिक था, इप्टा से इतना नहीं था। शमू मित्र से निजी दोस्ती बहुत हो रही थी। तब ये हुआ कि वो एक ट्रूप जाएगा वहाँ बंगाल अखाड़े के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करने, तो उसमें वो नाटक था। उसको हम लोग बम्बई पहुँच गए, वहाँ वो यात्रा की, धन इकट्ठा किया और ये तय हुआ कि वो जो एक नृत्य मंडली, केंद्रीय बैले ट्रूप, इप्टा का सेंट्रल बैले ट्रूप नाम से जो मशहूर हुआ बहुत बाद में, वो बनाया जाएगा। रेखा उसमें रहेंगे। आप कुछ इस बात की आसानी से आप तो कल्पना कर ही सकती हैं कि ऐसे पुराने ढंग के परिवार से आए हुए हम लोग, विशेषकर रेखा, वो अब नृत्य में हिस्सा ले, नृत्य में शामिल हो रही हैं, पर एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं, एक किसी सामाजिक आदर्श के लिए कुछ कर रहे हैं। ये एक जो संतोष था, मान्यता थी मन में, इसलिए मन में किसी तरह की ग्लानि का भाव नहीं था। और पर छलांग बहुत बड़ी थी। कहना मतलब ये है कि जिस समाज से हम लोग आए थे और जो करने जा रहे थे वो बहुत दूर था, साधारण जितनी सीमा होती है उससे। बहरहाल मैंने जिसका परिणाम घर परिवार से और जो तनाव बहुत बढ़ गया, घर से ये हुआ हम लोग रेखा में ही रहे। मैं उसमें जो पार्टी का जो लिटरेरी सेंटर था उसमें काम करता, एक साल इस तरह से चला। 44 का साल। 44 साल। उसके अंत में उस ट्रूप ने बहुत सारे स्पिरिट ऑफ इंडिया नाम का एक बैले बड़ा तैयार किया। कलकत्ता भी लेकर के गए थे, हमको याद में गया था ट्रूप के साथ। ट्रूप के साथ नहीं मतलब तो जब गया तो मैं भी वहाँ गया और वहाँ परफॉर्म किया। उसके बाद गर्मियों तक वहाँ रहे। इस बीच में पार्टी हेडक्वार्टर्स के वातावरण से किसी हद तक मुझको संतोष नहीं हो रहा। मुझको लगा था ये भी मैं जो कर रहा हूँ ठीक नहीं है, ये मेरे लिए ठीक है क्या, मैं जो कर रहा हूँ, क्यों मुझे संतोष नहीं हो रहा। यानी जो राजनीतिक कार्य का जो एक संतोष होने से वो भी नहीं हो रहा था, और एक अपने आप को जो कुछ मैं करना चाहता हूँ ये मैं एहसास नहीं हुआ। वातावरण मुझको बहुत अच्छा नहीं लगा। रेखा तो नहीं थी, क्या हम तय करें, तो तय किया कि रेखा में ही रहेंगे। बम्बई हम फिर यूपी लौटा, हमने छोड़ दिया पार्टी हेडक्वार्टर से, हम यूपी लौटा, रेखा में ही कंटिन्यू कर। 45 के जुलाई अगस्त में रेखा वहीं थी रिहर्सल। इस बीच में क्या हुआ कि वहाँ पर रविशंकर, अवनी दास गुप्ता, नरेंद्र शर्मा, सचिन शंकर, ये लोग सब ट्रूप में शामिल हुए। उसका रूप बिल्कुल बदल गया जो प्रारंभिक था। पहले शांतिवर्धन अकेले थे, ये लोग उनके आने से उसकी एक शक्ल बिल्कुल दूसरी रही। अगस्त के करीब, जुलाई अगस्त में कभी जब मैं बम्बई रेखा से मिलने गया, इधर मैं फ्रीलांस से लेखक बनने की कोशिश में यूपी में आकर इधर उधर भटकता रहता था या कुछ लिखता पढ़ता थोड़ा बहुत। वहाँ पहुँचा तो वहाँ सडनली मैंने डिस्कवर किया कि हमारे रविशंकर और संगीत और नृत्य का एक के लोग, हम लोग सब ये शिफ्ट कर चुके थे। अंधेरी में एक बड़ा भारी मकान था, वहीं सब लोग रहते थे वहीं। तो रविशंकर की उपस्थिति ने मुझको फिर डिरेल कर दिया। अच्छा। संगीत का मेरा जो पुराना जो वो था प्रेम क्या बल्कि एक तरह की नशा वो फिर से रेखा थी। मैंने कहा कि मैं यहीं रह सकता हूँ संगीत से। तो पहले किसी दूसरी तैयार नहीं थे इसके लिए, क्यों वेस्ट कर दे लेखा का आदमी, इसमें काय में पड़ रहे बहुत। पर अंततः फिर वो रेखा भी थी वहाँ, एक ये भी कारण था और तैयार हो। और मैं फिर अपना संपर्क यूपी से छोड़ कर फिर उस ट्रूप में फिर शामिल हो गया। अब की बार पार्टी के और किसी काम में नहीं, उस ट्रूप में रेखा और मैं दोनों ही थे। मैं संगीत के हिस्से में था, रेखा डांस। मैंने उनका म्यूजिक विंग जो था या बैले विंग? बैले विंग नहीं था। हाँ। एक ही बैले ही था एक। अच्छा। बैले में संगीत का जो था और वो उसके लिए बैले के लिए संगीत की जरूरत होती थी। तो मैंने रविशंकर से
सर्व सीखने होगा। अच्छा। और वाह। ये उसमें शामिल हम हो गए। एक साल रविशंकर उसमें रहे। उस बड़ी एक अखिल भारतीय यात्रा हम लोगों ने की। ट्रूप का मैं सदस्य था। मेरे साथ मैं संगीत में तो हिस्सा लेता ही था, इसके अलावा मेरे ऊपर उसके लिए गीत इत्यादि लिखने का काम भी था। अच्छा। संगठन संबंधी काम भी था। नेचुरली मैं दूसरे तरह के भी मेरे जो बाकी लोग सब सिर्फ या तो दूसरे तरह के लोग थे, मैं एक और तरह का, मेरा इक्विपमेंट होने की वजह से मेरे ये सब जिम्मेदारियाँ भी थोड़ी बहुत थी। तो हम लोगों ने पूरी यात्रा की। कई कारणों से वो उस रूप में वो ट्रूप तो नहीं चल सका। रविशंकर छोड़ के चले गए। शांतिवर्धन और ये लोग जो आए थे बड़े कलाकार, ये लोग सब छोड़ के चले गए 46 के अंत होते होते। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि ट्रूप तो कंटिन्यू करेंगे, पार्टी का है तो हम लोग सब मिल के करेंगे। तो एक साल हम लोग फिर पूरा 46 भर वहीं रहे मुंबई में। और उसको अपने ढंग से जो लोग रह गए थे उन्होंने नए कुछ पुराने कुछ नृत्य के आइटम्स थे, कुछ नए तैयार किए जिनका राजनीतिक स्वर ज़्यादा स्पष्ट था। अच्छा, इप्टा उन दिनों वहाँ बम्बई की ब्रांच आपके नाटक भी कुछ कर रही थी? वो तो करते इप्टा की और सब एक्टिविटी तो चालू है। हम लोगों का अभी तक इस तरह के इप्टा से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। हाँ। नाटक से भी कोई संबंध खास नहीं है। नृत्य और संगीत वाले इस यूनिट से हम लोग दोनों जुड़े हुए हैं और उसी में रहे वहाँ 46 के अंत तक। 46 के अंत तक ये यूनिट धीरे धीरे पार्टी की आंतरिक कठिनाइयों की वजह से और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। वैसे क्या इसको बंद किया जाए, चलाया नहीं जा सकता, ये नहीं चल सकता। और ये हुआ कि सब लोग छोड़ छोड़ के अलग अलग चले जाए। तो उसमें बहुत सारे तो पार्टी के होल टाइम वर्कर्स थे, कुछ ऐसे लोग थे, सब अपनी अपनी जगह दूसरे काम में जाना। हम तो गए थे रविशंकर से संगीत सीखने की वजह से वहाँ रुक गए थे। कोई ख़ास कारण वैसे तो था नहीं। वो वैसे ही पहले एक साल पहले ही चले जा चुके थे, तो वो उद्देश्य तो अधूरा रह ही गया। वैसे भी यूपी लौटना चाहिए, हमारा क्षेत्र तो वही है। यहाँ हम क्या जो भी कुछ कर सकते हैं, ये कुछ लाभ नहीं है। इस बीच में ये हुआ कि जब ख़त्म होने लगा कि फिल्म की दुनिया में जा सकते हैं। अच्छा। हरीन चट्टोपाध्याय वहाँ थे और दूसरे तमाम अब्बास, ये फिल्म की तरफ से बहुत संपर्क थे जिनका पार्टी से भी संपर्क, पर वो मुझको रुचिकर नहीं लगा। मैं मुझको न देखा, तो हमने कहा हम लोग ये तो नहीं करना चाहते हैं, अब फिर लौट कर घर वापस जाएँ कुछ और। उन्हीं दिनों वात्स्यायन के साथ तो लगातार उनसे बड़ा घनिष्ठ संपर्क था ही। ये योजना बनी, हम जब लौट रहे हैं उन लड़ाई ख़त्म करके, उन्हीं के बाद वो डिमॉब हो चुके थे, फिर आकर वो कुछ और योजनाएँ बना रहे थे। फिर तय हुआ कि इलाहाबाद में एक प्रकाशन गृह चलाया जाए और प्रतीक नाम की जो पत्रिका निकली वो निकल जाए। तो ये तय हुआ कि अच्छा उसमें हमको लौटना ही है वहाँ से, तो कहाँ जाएंगे ये तय नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है। तो हमने कहा ठीक है, ये काम हमको सूटेड युक्त भी लगता है अपने। और फिर 44 के ये 47 के प्रारंभ में, यानी अप्रैल में हम इलाहाबाद आ गए। मुंबई से बिस्तर बांध के हम लोग दोनों इलाहाबाद आए। हेस्टिंग्स रोड पर एक बड़ा सा मकान लिया गया था, 14 हेस्टिंग्स रोड। अच्छा। उसमें वहाँ पर जाकर रहे। वात्स्यायन वहीं रहते थे, मैं रहता था, श्रीपत राय रहते थे। अच्छा। और डॉक्टर आशा मुकुल दास, हाँ, नाम सुना हुआ। वो रहते, 4 परिवार रहते थे और प्रत्येक वहाँ से निकलना। और क्योंकि हम पार्टी हेडक्वार्टर से आए थे तो पार्टी के साथ तो जुड़ाव बहुत बड़ा था। और जो केंद्रीय ट्रूप था, हालांकि इसका दूसरे इप्टा के और साहब उससे बहुत संपर्क नहीं था, पर अंततः ये ट्रूप तो इप्टा का ही था जिसमें हम काम करते थे। इस बीच में कई और प्रगतिशील लेखक हम दूसरे सब कारणों से जब इलाहाबाद में आए तो ये हुआ कि ये यहाँ का जो इप्टा है, उत्तर प्रदेश वाला इप्टे का काम, उस इप्टा का काम उसमें हमको करना चाहिए का। तो वहाँ आकर पार्टी के काम में, इप्टा के काम में और प्रगतिशील लेखक संघ के काम में हम लग गए। प्रतीक निकालते थे और ये इस सब काम में लगे, रेखा राजनीतिक काम में लगे। अच्छा। इस बीच में उनका जो मेट्रिकुलेशन वो छूट गया था वहाँ से, वहीं से हम लोग बीच में चल पड़े थे। तो वहाँ इलाहाबाद में फिर बाद में रहकर सर उन्होंने पूरी पढ़ाई अपनी आगे की संगीत की, उन्होंने संगीत प्रभाकर तक अच्छा। एमए तक की पढ़ाई होती है। अच्छा। उन्होंने पूरी की और बीए तक पढ़ाई की।
नहीं इलाहाबाद में, पर इस तरह से हम लोग इलाहाबाद आए और बाहरी इप्टा से और नाटक से अब संपर्क पहले, क्योंकि यहाँ वो नृत्य वाला और वो वाला तो इतना नहीं हो सकता। हाँ, जो वहाँ होता था वो दूसरे की चीज़ थी वो। हाँ, यहाँ जो थोड़े बहुत छोटे मोटे नाटक, छोटे मोटे नृत्य के आइटम, संगीत और नाटक अगर हो सके तो जितना छोटे बड़े नाटक इफ्टा की तरफ से ये करने का हमारे लिए आने से, रेखा के आने से ये हुआ कि स्त्रियाँ तो वैसे वहाँ यूपी में नाटक में हिस्सा लेने वाली होती नहीं, रेखा के आने से वो सक्रिय हिस्सा लेने लगी और स्त्रियाँ भी, लड़कियाँ भी आई और इफ्टा को बहुत एक सक्रिय हम इलाहाबाद में बना सकते, प्रगतिशील लेखक संघ को बहुत सक्रिय किया। पर मेरा क्योंकि संपर्क राजनीति के मौजूद था और अभी तक वात्स्यायन से मेरी दोस्ती थी बहुत गहरी, बहुत ही निजी उनसे एक संपर्क था। जब हम लोग साथ रहे तो ये जो हम लोगों के बीच जो फ़र्क था वो बहुत बड़ा रहा। अच्छा, तो हम फिर 3-4 महीने से ज़्यादा साथ नहीं रह सके। अच्छा, प्रतीक के 2 अंकों में मैं साथ रहा। क्या फ़र्क आया? देखिए, दृष्टि में फ़र्क कहीं ना कहीं तो था ही। उनकी राजनीतिक दृष्टि और मेरी राजनीतिक दृष्टि में ये फ़र्क था, व्यक्तिगत जीवन के उनके तौर तरीके में फ़र्क था और साथ रहने से जो एक दूसरे की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों बहुत तीव्रता से एक दूसरे से टकराती थी। तो हम साथ, हमने जो गलती की असल में उस वक्त के साथ रहने की, वो गलती हम कलकत्ते में भारतभूषण के साथ रहकर भी कर चुके थे। अच्छा, फिर हमने दोहरा दी वो गलती वात्स्यायन के साथ रहने से, तो फिर वहाँ भी अलग हो, अच्छा नहीं हुआ। फिर एक तनाव पैदा हुआ, हमने कहा फिर हम छोड़ गए। प्रत्येक हम देखिए कि मेरी ये जो राजनीतिक ज़िंदगी बहुत थी बड़ी, उसके कारण वात्स्यायन जी को वो बहुत कुछ करने लगे। वो चाहते थे कि, ऐसा मैं सोचता हूँ, ये मेरा अनुमान है ऐसा कि सेटेलाइट की तरह से कोई उनके इर्द गिर्द लोग रहें, ये उनके मन में रही होगी कोई कभी। और हमारे ख्याल से यदि आपका जब इतना इन्वॉल्वमेंट माने वामपंथी विचारों से रहा हुआ है तो शायद कहीं तो वो भी रहा। हाँ, तब तक इतना नहीं एक्यूट नहीं हुआ था वो। हाँ, परवर्ती वर्षों में वो बहुत तीव्र हो गए विरोध। उस वक्त तक इतने नहीं थे। निजी संपर्क भी बहुत गहरे थे मेरे उनसे, जो मित्रता थी। पर एक मेरा बहुत अलग व्यक्तित्व है जो इसके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, उनसे स्वतंत्र है, पूरी तरह से एक ही दिशा में चलने वाली स्थितियाँ नहीं हैं। एक सीमा के बाद डाइवर्जेंस, ये चीज़ मेरा ख्याल है, मेरा अनुमान ये है कि इसने एक तनाव पैदा किया। बहरहाल 2 अंकों के बाद में उसमें काम को शुरू किया, हमने अलग आकर यूनिवर्सिटी के पास वहाँ रहने लगे और फिर नए सिरे से तलाश शुरू कि हम क्या करें। जिस आधार पर कल मुंबई से इलाहाबाद आ गए थे वो तो खत्म हुआ। अभी शादी की बहुत लंबी यात्रा है अभी तो। पर ये इसके बाद का ये जो दौर है 47 से लगाकर 54 तक हमें इलाहाबाद में रहा। अच्छा, इसमें इप्टा में बहुत गहरा इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, माने इप्टा का मूवमेंट आपका कहने का ये मतलब है कि यूपी में भी सन 54 तक बहुत गहराई के साथ चला। धीरे कम होता गया, पर 47 से 50 तक तो बहुत सक्रिय, 50 से कम तक तो बहुत सक्रिय। अच्छा, हमने 49 में एक अखिल भारतीय उसकी इप्टा की दूसरी कॉन्फ्रेंस की, अच्छा, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। 49 में तो वो कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ी सी तकलीफ में थी, दमन की स्थिति में थी, तो उसके बावजूद बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। अच्छा, जिसमें ये बलराज सानी और हबीब तनवीर और विनय राय और जॉर्ज विश्वास और हेमांग विश्वास और दाऊद दत्त और हर क्षेत्र के तमाम लोग इकट्ठे हुए। अच्छा, एक बड़ा भारी विराट एक, मैं उस वक्त इप्टा का जॉइंट सेक्रेटरी था। अच्छा, एक बात बताइए नेमी जी, ये इप्टा का क्या कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं थिएटर एक्टिविटी में? भारत में जो आधुनिक जो चेतना आई, इसमें क्या इप्टा का कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या रहा है? देखिए, इप्टा का कंट्रीब्यूशन ये कि अब पूरे इतिहास को भारतीय रंगमंच के को देखें, जहाँ सक्रिय था बहुत वहाँ भी, और जहाँ सक्रिय उतना नहीं था रंगमंच वहाँ भी एक तरह का ठहराव है। जो 30 से लगाकर 40 तक का जो दशक है, धीरे 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 रंगमंच विघटित जैसा होता है, निष्क्रिय होता जाता है। बड़े से बड़े लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वही बातें दोहरा रहे हैं, वही नाटक दोहरा रहे हैं, कोई नई सृजनात्मकता नहीं है।
न प्रदर्शन में कोई नवीनता आ रही है, ना, और वो एक तरह जड़ें उसकी हमारे समाज में गहरी नहीं बन रही। नई दृष्टि चाहिए। इप्टा ने वो अराउंड 1941 के आसपास, उसका आधार राजनीतिक था, पर उसमें एक सामाजिक दिशा थी। नाटक को, कला को समाज की जिंदगी से, उसकी ज़रूरतों से सीधे जोड़ने की कोशिश थी। एक तरह के यथार्थ से नाटक को जोड़ने की कोशिश थी। तो उसमें वो लगाव पैदा करती है दर्शकों के साथ नए ढंग का। इप्टा का ये बहुत परिवर्तन पैदा किया। समूह मित्र जैसे लोग आखिर क्यों आ गए इप्टा में? तो प्रोफेशनल थिएटर के आदमी थे कि पहले कर रहे थे, बाबू के साथ करते थे, और दूसरे उन्होंने किया कि वहाँ की जो एक तरह की जड़ता थी उस सारे वातावरण की, उसमें कलाहीनता थी, एक तरह की व्यावसायिकता थी और एक निष्प्राणता थी, वो उनको बहुत मैंने निष्प्राण शब्द का जो आपने इस्तेमाल किया, हम समझते हैं वो बहुत ही सटीक शब्द रहा। मतलब एक ही कारण नहीं है, एक ही कोई होता तो शायद अलग अलग लोग पर बहुत सारी चीज़ें जुटी, जिसके कारण अपर्याप्त लगने लगा किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए, सृजनात्मक प्रतिभा वाले व्यक्ति के लिए वो एकदम नाकाफी था। अच्छा, तो क्या ये मैंने बंगाल में तो खैर बहुत काम किया, मराठी की हालत भी यही थी, और मराठी में भी, मगर यूपी में भी इप्टा ने वो काम किया। अच्छा, यूपी में तो कोई आंदोलन नाटक था ही नहीं। इप्टा ने ऐसे नाटक लिखने की कोशिश की जो इनका संबंध आज की ज़िंदगी से, नाटक बहुत अच्छे नहीं थे, पर वो किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए थे, और एक तरह के पैशन से, एक तरह की तीव्रता से तो वो लोग करते थे, इप्टा वाले लोग जो, तो उसमें उनके पास प्रतिभा नहीं थी, साधन भी नहीं थे, पर ये जो एक लगाव था, ईमानदारी थी, और एक जो भीतर एक तरह की क्या कहना चाहिए, इसमें पैशन ही कह सकता हूँ, जो कला का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा। आपने बाद में भी फिर अभिनय किया? एक दो बार किया। समीक्षा में आप कब से आए? ये तो मैं इसे बता रहा हूँ आपको कि नाटक से संपर्क बना संयोजक का, एक तरह के संगठनकर्ता का संबंध इलाहाबाद में आकर बहुत हो गया मेरा ज़्यादा। आंदोलन, नाटक के आंदोलन से जुड़ने का कारण बना, पर वहाँ इलाहाबाद में मैंने कई तरह की चीज़ें की, वहाँ समझ नहीं आ रहा था, अभी परिवार से संपर्क मेरा ठीक दुरुस्त नहीं हो रहा है, तो क्या करें क्या नहीं करें, एक किताबों की दुकान। अच्छा। और वो किताबों की दुकान बहुत बड़ी हो गई, मतलब किताबों की दुकान, क्योंकि किताबों की जो जानकारी थी उसने एक नया डायमेंशन किताबों की दुकान को ले दिया। आधुनिक पुस्तक भंडार नाम से एक दुकान थी इलाहाबाद, उसमें नए से नया जो आधुनिक साहित्य था विदेश का, सारे देश का, हिंदी का, वो सब इकट्ठा था। बहुत सारे ये जो लेखक हैं उस ज़माने के, नई कविता के दौर के सारे लेखक इलाहाबाद या इलाहाबाद के आसपास के, उनको नए साहित्य जो विदेशी और जो नया है उसको उपलब्ध कराने का श्रेय आधुनिक पुस्तक भंडार को। अच्छा। सारा जो कुछ भी नवीनतम लिखा जा रहा था वो सुलभ हो, तो वो दुकान वो अपनी उस गति से और उससे कई कारण से बढ़ती गई, पर वो व्यवसाय मेरे स्वभाव में था नहीं, तो वो एक जगह पहुँच कर मुझे लगा कि मैं फिर एक अंधी गली में पहुँच गया। ये मेरे लिए पर ठीक नहीं है रास्ता, और तब फिर मैं 1954 में यहाँ दिल्ली आ गया था संगीत नाटक अकेडमी में। अच्छा। 1954 में मैं ऐसे सहायक, निर्मला जोशी के सहायक के रूप में दिल्ली आया 1954 के नवंबर में, 1 नवंबर। अच्छा। छोड़कर दुकान, जैसी भरी हुई थी दुकान किताबों से, करीब 70-80 हज़ार रुपये के उस ज़माने में किताबों का स्टॉक था उसमें। अच्छा। हमने कहा कि ये हमसे नहीं चलेगा, बेकार, हमने अपना पैसा इसमें बर्बाद किया, बहुत सा अपनी ज़िंदगी का के लिए बर्बाद करते हैं, पैसे छोड़ के चले। फिर बाद में वो किताबें बिकी नहीं, बहुत सारा वो सब धनी बर्बाद होता। बहरहाल यहाँ संगीत नाटक अकेडमी आने के बाद दूसरा तरह का बिल्कुल संपर्क इस सिलसिले से बना, क्योंकि यहाँ निर्मला जोशी संगीत नाटक में संगीत और नृत्य की तो बड़ी जानकार होती, नाटक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो नाटक वाला जो हिस्सा था संगीत नाटक अकेडमी का उनका, तो पूरी तरह से। अच्छा, आपको यहाँ इस सेटअप में आकर के परेशानी नहीं उस सारे कम्युनिस्ट वामपंथी लगाव के साथ आकर के, और यहाँ के इस गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में? दो तीन चीज़ें हैं। एक है कि इस बीच में जो वामपंथी लगाव का जो सक्रिय रूप था वो कम हो गया था। स्टालिन की डेथ हुई, कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का एक बड़ा अजीब तरह का सिलसिला बना, पार्टी के अंदर बहुत विघटन हुआ, पार्टी के 2 दल बन गए। मेरी सहानुभूति
पीसी जोशी, उनके लोगों के साथ CPI के साथ नहीं, तो आप तो और भी उससे पहले की बात कर रहे हाँ, हो। पार्टी के अंदर ही जो टुकड़े थे अच्छा रणदेवे की ओर से, अच्छा अच्छा तो जिसके अंदर एक दो तरह की नीतियाँ थी, जो इनके कारण ही अंत दो पार्टियाँ फिर बाद में भी बनी। तो पार्टी के अंदर बहुत ऐसी स्थिति थी जिसमें मन बहुत उसमें सक्रिय रूप से नहीं। हालांकि जब मैं यहाँ आया था दिल्ली, उसके कुछ दिन पहले तक मैं बहुत सक्रिय सब मेंबर था कम्युनिस्ट पार्टी का। वो संगीत यानी इप्टा और नहीं पार्टी का सक्रिय राजनीतिक दृष्टि से वहाँ की एक महत्वपूर्ण कमेटी का मेंबर था। पर मुझको वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो जो राजनीति का जो रूप था वो मेरे लिए कुछ कर नहीं था। राजनीति या कि कम्युनिज्म से मैंने ये इस चीज़ की कल्पना नहीं की, कम्युनिस्ट आंदोलन या मूवमेंट और दूसरी तरह की। तो बहरहाल वो, और दूसरा ये कि यहाँ आकर ये इससे विरोध की गुंजाइश नहीं थी। निर्मला जोशी पीसी जोशी की कज़न थी। अच्छा, उनका बहुत गहरा अपना भी वामपंथी एक उदार दृष्टि थी उसके प्रति। अच्छा, कोई एक तरह का विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो उसमें कोई, और प्रारंभिक दिनों में जब तक नेहरू जी थे तब तक कोई उस तरह की उदारता बहुत थी, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं, वो कभी हुई नहीं कोई चीज़ नहीं। और देखिए, क्योंकि हम सक्रिय तो राजनीतिक कार्यकर्ता थे नहीं, इप्टा के साथ संपर्क होने में कोई बुराई नहीं थी। इप्टा की जब कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, तो संगीत नाटक अकेडमी ने बड़े खुले हाथ से कमला देवी चट्टोपाध्याय उसके कहने पर, उनके आदेश से बहुत सक्रिय उनका सहयोग किया गया। अच्छा, हर तरह की सुविधा और साधन, और हमने उनको सुलभ कराए संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से। वो उतने उस तरह का विरोध था नहीं तब तक। अच्छा, तो समीक्षा में आप कब आए? तब ये यानी ज़रूरत हो गई, क्योंकि मैं अब नाटक को जानना, नाटक के साथ संबंध होना, अब सक्रिय संबंध वैसा अभिनय का वो तो होना मुश्किल था, पर उसके उस पूरे देश के जो नाटक की गतिविधि है उसके साथ एक दूसरी तरह का संपर्क बना। ये बात मैं विस्तार से आप चाहेंगे तो कह सकता हूँ, क्योंकि ये इस दौर के पूरे थिएटर के विकास से जुड़ा हुआ हिस्सा है। पर वो अलग से फिर एक दिन आपसे दूसरे इसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो कुछ हुआ आज़ादी के बाद भारतीय रंगमंच के विकास के सिलसिले में, उसका एक तरह से एक नर्व सेंटर दिल्ली में संगीत नाटक अकेडमी में बना, और जिससे मैं बहुत घनिष्ठ। हाँ, तो आप करें ना कुछ चर्चा थोड़ी सी इसकी। देर जाइए, हाँ अगली बार करें, 6 बज रहा है। तेरी रवानगी में शर्मा रहा था सावन, रहमान की बारिशों से रहमान की बारिशों से धुलती रही गुनाहें, धुलती रही गुनाहें। इस थे सब खुशी में, ये मेरी कैफियत है, तेरी रवानगी में, ये मेरी कैफियत है। अब साल भर रहेगा ये इंतजार तेरा, अब साल भर रहेगा ये इंतजार तेरा, ये इंतजार तेरा। आंसू जो बह रहे हैं, आंसू जो बह रहे हैं, ये तेरी बेखुदी में, ये मेरी कैफियत है, तेरी रवानगी में। खास कर तवज्जो चाहूँगा, हुजूर अशआर पर गौर कीजिएगा।
कि ईमान की लौ बढ़ा लूं, तुझसे शाम वादा, ईमान की लौ बढ़ा लूं, तुझसे शाम वादा, तुझसे शाम वादा, रह दी पे चल सकूं मैं, रह दी पे चल सकूं मैं, और आखी बहुत अच्छा बहुत खूब, मेरी कैफियत है तेरी रवानगी में, ये मेरी कैफियत है, ईमान की लौ बढ़ा लूं, तुझसे शाम वादा, तुझसे शाम वादा, रह दी पे चल सकूं मैं, रह दी पे चल सकूं मैं, और की रोशनी में, ये मेरी कैफियत है तेरी रवानगी में, ये मेरी कैफियत है। शाहे नजफ पे इब्ने मुलजिम मुलजिम का वार हाय, 21वीं की शब थी, 21वीं की शब थी, गई जान बंदगी में, ये मेरी कैफियत है तेरी रवानगी में, ये मेरी कैफियत है। कि चली रंजो गम की आंधी, अशरफ भी लग रहा है, चली रंजो गम की आंधी, अशरफ भी लग रहा है, अशरफ भी लग रहा है, ये कलम भी सरनगू है, ये कलम भी सरनगू है, नहीं लूट शायरी में, ये मेरी कैफियत है तेरी रवानगी में, जैसे के खिंच रही हो ये रूह जाकनी में। वालेकुम अस्सलाम। जाइए